जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी बियॉन्ड बुक्स। कैसे हैं आप सब लोग? ये एक नॉर्मल वीडियो होने वाला है एंड इसमें मैं आप लोगों को मेरी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि मैंने क्या फॉलो किया, कैसे किया मैंने एग्जाम, कितने अटेम्प्ट्स लगे, कौन सी चीजें थी जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, जो मैंने की, मुझे अपनी गलतियां रियलाइज हुई, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। मेरा नाम पूजा चौधरी है और मैं फिलहाल एएसओ हूँ सीएसएस में 2022 बैच से। इससे पहले मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर रही हूँ 2020 बैच से एंड ट्रेनिंग में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने दिल्ली पुलिस छोड़ दी थी। आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। ये एक बहुत ही रो वीडियो होने वाली है, मैं इसमें कुछ भी बढ़ा-चढ़ा के कोई बहुत ही स्ट्रैटेजी कि एक दिन में आप लोग सिलेक्शन ले लें, 2-3 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बताने वाली हूँ। जो मैंने फॉलो किया जिससे आप लोगों की हेल्प हो पाए, मैं सिर्फ उतना ही बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बहुत से डाउट आते हैं मेरे पास कि दीदी आपने दिल्ली पुलिस क्यों छोड़ दी? तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 2020 एसएससी सीपीओ 2020 से मेरा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया था। मैंने जॉइन कर लिया था, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, ट्रेनिंग के टाइम पे ही प्री हुआ था, प्री मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग में ही ट्रेनिंग करते-करते अपने मेंस की प्रिपरेशन की थी एंड मेरा मेंस भी क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने वहाँ पे रिज़ाइन दे दिया था। तो इसके पीछे रिज़ाइन देने के पीछे मेरा कुछ मेरे फैमिली रीज़न्स हैं, कुछ मेरे पर्सनल रीज़न्स हैं। फैमिली में मेरे ऑलमोस्ट फैमिली डिफेंस से है, तो इसलिए वो लोग चाहते थे कि कोई तो सिविल की जॉब करे एंड कुछ मेरे पर्सनल रीज़न्स हैं, जिनमें कि मुझे अपना पर्सनल टाइम एंड पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। जो कि दिल्ली पुलिस में पॉसिबल नहीं था। दिल्ली पुलिस में आप 24/7 एग्ज़ीक्यूटिव जॉब है, तो 24/7 आपको अवेलेबल रहना पड़ता है, प्लस वहाँ कोई टाइमिंग नहीं है, वहाँ कोई ऑफ नहीं मिलता और बीइंग ए फीमेल बहुत सारी फैमिली की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं और वो दिल्ली पुलिस में रहते हुए पूरा हो सकता है बट थोड़ा-सा मैनेज करना मुश्किल होता है, जो मुझे फ़ील हुआ। हालाँकि कुछ क लोग कर भी रहे हैं, मैं उनको बहुत एप्रिशिएट करती हूँ बट मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था इसलिए मैंने इसको चूज़ किया एंड इसमें मुझे क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, सारी गेज़ेटेड हॉलिडेज़ होती हैं, 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज़ मिलती हैं, प्लस ईएल एंड सीएल सब मिलता है। और इसके अलावा टाइमिंग भी फिक्स है, तो कोई ऐसा नहीं है कि हमें रात को जाना है, सुबह जाना है, 9 से 5 की हमारी जॉब होती है। कभी-कभी ऊपर-नीचे हो जाता है, वो डिवीज़न पे डिपेंड करता है कि आपको कौन-सा डिवीज़न मिला है, आप कहाँ पोस्टेड हैं। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी तैयारी की। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। मेरे पास 11th-12th में बायोलॉजी थी, तो मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ। मैथ्स हमेशा से ही मेरी वीकनेस रही है और इसलिए हमेशा मुझे मैथ से डर लगा है और ये इंटरव्यू मैं खुद ही ले रही हूँ क्योंकि मेरे मेरे पास ऐसा कुछ रिसोर्स नहीं है कि कोई दूसरा पर्सन आके मेरे से क्वेश्चन पूछे एंड मैं उनके रिप्लाई करूँ। इसलिए जितना भी मुझे याद आएगा मैं वो सारे क्वेश्चन्स एंड उनके आंसर्स इस वीडियो में पोस्ट करूँगी। उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं और आप अपने जितने भी वैल्यूएबल रिव्यूज़ हैं वो मुझे दे सकते हैं। मैं खुले दिल से उनका स्वागत करूँगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने तैयारी कब से स्टार्ट की थी। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी उसके थोड़े टाइम तक तो मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे लाइफ में करना क्या है। उसके थोड़े टाइम बाद मेरी फैमिली से मुझे गाइडेंस मिली, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे सरकारी जॉब करनी है और उसके थोड़े टाइम बाद ही मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और मैंने कोचिंग ली थी उस टाइम पे कोचिंग जॉइन की थी, हालाँकि मैंने वो क्लासेस कभी कंप्लीट नहीं करी थी बट मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी। मैथ्स के लिए तो मुझे बेसिकली चाहिए ही थी। रीज़निंग के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, रीज़निंग के लिए मैंने कभी कोई क्लासेस जॉइन नहीं की क्योंकि रीज़निंग एक ऐसा सब्जेक्ट था जो हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता था। 10th के टाइम पे एक एनटीएस एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए आपको रीज़निंग आना बहुत ज़रूरी होता है, तो मुझे वहीं से मेरा बेस बना हुआ था और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स करे थे, उसके लिए मैंने कभी कोई क्लासेस अटेंड नहीं करी थी। मैथ्स के लिए मैंने क्लासेस जॉइन की थी, जो कि मैंने थोड़े टाइम तक उनको कंटिन्यू किया एंड बट उसके बाद मैंने उनको कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे क्लास में ऑफलाइन क्लासेस होती थी, आना-जाना और प्लस में फिर वहाँ पे क्लास में इतना अच्छा वो नहीं पढ़ा पाते मतलब पढ़ाते अच्छा थे, बट इतना शोर, इतना डिस्टर्बेंस और सब बहुत कुछ होता था, तो वो आउटपुट नहीं मिल पाता था। उसके बाद इंग्लिश के लिए भी मैंने क्लासेस जॉइन की थी, जो कि मैंने कंप्लीट की थी। जीएस के लिए मैंने क्लासेस जॉइन की थी, बट शायद 1 या 2 वीक के बाद वो मैंने छोड़ दी थी, तो मैं सेल्फ स्टडी ही करती थी। मैथ्स के लिए मैंने क्लासेस छोड़ने के बाद सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैथ्स मैंने कैसे किया था। मैथ्स के लिए मेरे
बड़ी बहन है एंड मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने मुझे बेसिक एकदम बिल्कुल बेसिक से मैथ्स पढ़ाया था एंड वो जो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, अगर आप लोगों को मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल मेडिकल स्टूडेंट हैं, मतलब थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस ही आती हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि केडी कैंपस की मैथ्स की बुक आती है अरिथमेटिक एंड एडवांस की, मैंने वो दोनों बुक ली थी एंड मैंने चैप्टर वाइज़ चैप्टर, क्वेश्चन वाइज़ क्वेश्चन उनको अपनी दीदी से एंड अपने भैया से एक बार उनसे वो सारा पढ़ा था, कैसे करते हैं, क्या मेथड होता है, वो सब उनसे पढ़ा था एंड उसके बाद मैंने उनकी प्रैक्टिस की थी, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो इंग्लिश की मैंने क्लासेस ली थी, उसके बाद मैंने सिर्फ़ नीतू सिंह की जो प्लेन टू पैरामाउंट वाली बुक आती है, वही सिर्फ़ मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ की थी। उसके मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कितने रिविज़न्स करे होंगे। तो अब मैं बता देती हूँ कि मुझे कितने अटेम्प्ट लगे हैं। मैंने जो सबसे पहला अटेम्प्ट दिया था सीजीएल का, उसमें मेरा प्री क्लियर हो गया था और उसके बाद मेरा मेंस भी क्लियर हो गया था और उस टाइम पे टियर 3 एग्ज़ाम होता था, रिटन एग्ज़ाम, वो भी क्लियर हो गया था बट मेरा फाइनल कट ऑफ में नाम नहीं आया था क्योंकि मेरा फाइनल कट ऑफ से मार्क्स कम ही थे। और सीपीओ में तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री ही क्लियर नहीं हुआ था और साथ-साथ मैं सीएचएसएल भी दे रही थी जिसका मेरा प्री एंड मेंस क्लियर हो गया था बट फाइनल कट ऑफ में नहीं हुआ था। उसके साथ-साथ मैं सारे एग्ज़ाम्स देती थी सीपीओ, सीजीएल एंड सीएचएसएल। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे सीजीएल ही करना है उस टाइम पे, सीपीओ ही करना है या सीएचएसएल ही करना है। हालाँकि मेरी ड्रीम जॉब थी दिल्ली पुलिस को जॉइन करना बट मैं सारे एग्ज़ाम्स देती थी कि पता नहीं किसमें हो जाएगा और मैं चाहती थी कि जिसमें भी मेरा हो मैं पहले जॉइन कर लूँ, उसके बाद मैं अपनी ड्रीम पोस्ट के लिए आगे पढ़ाई कर सकती हूँ। उसके बाद सीजीएल हुआ दूसरे साल का वो मेरा क्लियर हो गया बट फिर मैं फाइनल में रह गई थी उसमें भी। बट सीपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मैं मेंस में भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे एंड मुझे होपफुली दिल्ली पुलिस मिल भी जाती बट मैं मेडिकल आउट हो गई थी क्योंकि उस टाइम पे कोविड चल रहा था एंड कोविड के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। तो मुझे कोविड के चलते वहाँ से मेडिकल आउट होना पड़ा और उसके बाद जस्ट उसी के पैरेलल सीपीओ 2020 भी चल रहा था। सीपीयू 19 में मैं मेडिकल आउट हो गई थी और सीपीयू 2020 भी पैरेलली चल ही रहा था। तो सीपीयू 2020 का मेंस चल रहा था जब मैं सीपीयू 19 से मेडिकल आउट हुई थी। तो मुझे बहुत ही बुरा लगा था कि एकदम पास आके मैं रह गई थी, बहुत हिम्मत टूट गई थी मेरी प्लस में सीएचएसएल 19 का भी रिज़ल्ट आया था उससे जस्ट पहले, तो मेरा उसमें भी नहीं हुआ था। हालाँकि मैंने तैयारी अपनी कंटिन्यू रखी और उसके बाद भगवान की दया से सीपीओ 2020 में मेरा सब क्लियर हो गया एंड मुझे याद है कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 57 आई थी। मैं उस टाइम पे बहुत ही खुश हुई। उससे जस्ट पहले मेरा सीएचएसएल 2020 का भी रिज़ल्ट आ गया था जिसमें मुझे पीएएसए की पोस्ट मिली थी एंड मुझे गुजरात कैडर मिला था बट मैं गुजरात नहीं जाना चाहती थी एंड उसके थोड़े टाइम बाद ही मैं जॉइन करने का सोच ही रही थी तभी मेरे सीपीयू का रिज़ल्ट आ गया था, तो मुझे दिल्ली पुलिस मिल गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो मुझे आगे नहीं करना तो उसमें मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया एंड उसको वहीं पे ही लिख के भेज दिया था कि मुझे ये जो मतलब मेरे को इस प्रोसेस में आगे पार्टिसिपेट नहीं करना है। उसके बाद मैंने मेरा सीपीओ में हो गया था, उसके बाद मैंने सीजीएल की तैयारी करनी छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने सीजीएल अटेम्प्ट नहीं किया। उसके बाद ये जुलाई 2022 में रिज़ल्ट आया था एंड उसके बाद नवंबर 2022 में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने जॉइन कर लिया था। बट वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं इस जॉब के लिए नहीं बनी हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हेक्टिक रहता था वहाँ पे और प्लस वहाँ पे जाने के बाद ट्रेनिंग में मेरी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी थी। तो मैंने सीजीएल के फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर दिया था एंड मेरा सीजीएल प्री का एग्ज़ाम था, तो मैंने सीजीएल प्री दे दिया था जो कि क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग में चलते-चलते अपना सीजीएल मेंस के लिए प्रिपरेशन की एंड सीजीएल मेंस भी मेरा क्लियर हो गया था। 8 या 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद मेरा रिज़ल्ट आया एंड मुझे एएसओ मिल गया था। तो मैं बहुत ही खुश थी एंड फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया था। रीज़न्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताए हैं और उसके बाद मैंने सीजीएल यहाँ पे जॉइन कर लिया। मैं फ़िलहाल इस जॉब की बात करूँ तो मैं इस जॉब से बहुत खुश हूँ, बहुत सैटिस्फाइड हूँ। अब मैं आगे की तैयारी का नहीं सोच रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सैटिस्फाइड हूँ। मेरी सैलरी ठीक-ठाक है, काम चल जाता है एंड पोस्ट भी ठीक है मेरी आगे बहुत ही इसमें जो प्रमोशन है वो उसके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं एंड काफ़ी अच्छा रहता है हमारा 4 साल के बाद एग्ज़ाम होता है, हम एसओ बन जाते हैं। तो मैं इसमें सैटिस्फाइड हूँ, मैं आगे कुछ तैयारी करने का नहीं सोच रही हूँ।
और रही बात अब ये कि मैंने क्या-क्या गलतियाँ की और जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे इतने अटेम्प्ट लग गए, ये बताने का, ये सही-सही तरीके से इतना एक्सप्लेन करने का मेरा मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि सही में मुझे 3 से 4 जो अटेम्प्ट हैं वो क्यों लगे। तो अब मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज़ बता देती हूँ पहले कि कहाँ से आप लोगों को क्या करना है। रीज़निंग अगर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप लोग यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप लोग कोर्स भी ले सकते हैं। अगर आप लोग मतलब इकोनॉमिकली कंडीशन उतनी ठीक नहीं है, आप चाहते हैं कि आप फ्री में ही करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप उनसे पढ़ के अपनी रीज़निंग ठीक-ठाक लेवल पे लेके आ सकते हैं। एक बार जब रीज़निंग आप लोगों की ठीक बेस बन जाता है और अगर आप लोगों का ऑलरेडी बेस बना है, तो उसके बाद मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि कोई भी एक प्रैक्टिस बुक ले लें। पिनेकल की प्रीवियस ईयर बुक आती है या अदरवाइज़ किसी भी ऑथर की, किसी भी पब्लिकेशन की आप प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं एंड उसके साथ-साथ आप जो सेक्शनल मॉक्स आते हैं टेक्स्ट बुक वगैरह पे, वो लगा सकते हैं। इससे आपकी रीज़निंग टाइम बाउंड मैनर में अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आप प्लियंट टू पैरामाउंट की बुक ले सकते हैं। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। उसके साथ-साथ प्रैक्टिस के लिए आप एसएससी ये सीजीएल के केडी कैंपस की प्लियंट टू पैरामाउंट बुक खरीद सकते हैं। उसका जितनी बार हो सके रिवीजन करिए, वर्ड टू वर्ड वो आपको जब तक फिंगर टिप्स पे नहीं होगी, तब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसमें जितने भी इडियम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी दिया हुआ है आपको वो सब कुछ पढ़ के एकदम फिंगर टिप्स पे करना है एंड उसका इतनी बार रिवीजन करना है कि आप लोगों को पता हो कि अगले पेज पे क्या है, क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, सब कुछ आप लोगों को अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग जो प्रीवियस ईयर बुक आती है वो भी ले सकते हैं। उससे आप अ, जो भी ये अनसीन पैसेज होते हैं, क्लोज टेस्ट वगैरह, पीक्यूआरएस वगैरह ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ-साथ ही और वोकैब के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों के पास टाइम है, तो आप अपनी पसंद की कोई भी नॉवल ले सकते हैं। अगर आप लोगों को आप लोग पढ़ सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़िए, बट बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, मुझे भी प्रॉब्लम होती थी कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकती थी। एडिटोरियल तो एटलीस्ट नहीं पढ़ सकती थी। तो जो भी आपका इंटरेस्ट हो, अगर आपका एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल न्यूज़ में, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप न्यूज़पेपर का वो वाला सेक्शन पढ़ सकते हैं। और उसमें जितनी भी वोकैब होगी, धीरे-धीरे आप लोग देखेंगे कि आपकी वोकैब इम्प्रूव हो रही है। न्यूज़पेपर पढ़ने के एक और भी फ़ायदा है कि आपको पीक्यूआरएस एंड क्लोज़ टेस्ट में भी बहुत हेल्प होने वाली है। आप लोग देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद आप लोगों को क्लोज़ टेस्ट, पीक्यूआरएस करने में बहुत ईज़ी लग रहा है। वो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग से बहुत हेल्प मिलती है। उसके बाद मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए आप लोगों का अगर लेवल ठीक-ठाक है, तो आप सीधा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोगों का लेवल थोड़ा-सा आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आपको मैथ्स से डर लगता है, तो आप लोग किसी भी यूट्यूब यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स हैं, किसी का भी कोर्स, सबका कोर्स फ्री में है यूट्यूब पे अवेलेबल, तो आप जिसका भी चाहें उसका कोर्स लेके कप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा डाउट होता है कि दीदी हमें अरिथमेटिक और एडवांस साथ लेके चलना है या अलग-अलग करना है? तो मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आप लोग दोनों को साथ लेके चलिए। कई बार क्या होता है आप अरिथमेटिक स्टार्ट कर देते हैं, अरिथमेटिक कंप्लीट करते हैं, फिर एडवांस उठाते हैं, फिर जब दोबारा अरिथमेटिक पे आते हैं, तो जो अरिथमेटिक के टॉपिक्स आपने पहले पढ़े थे, आप वो सब भूल जाते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग दोनों को साथ-साथ लेके चलिए एंड साथ-साथ ही उन दोनों को पढ़िए। इससे क्या होता है कि आप लोगों का रिवीज़न भी जब भी नेक्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि अरिथमेटिक पढ़ा था एडवांस भूल गए, एडवांस पढ़ा था अरिथमेटिक भूल गए। आप दोनों को साथ-साथ लेके चलिए, हो सके तो सुबह और शाम का टाइम डिवाइड करिए, कि आप सुबह अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं, शाम को एडवांस पढ़ रहे हैं। और दूसरी जो मेजर चीज़ है वो ये है कि आप जो भी टॉपिक कर रहे हैं, अगर आपने आज परसेंटेज करा है तो जिस भी टॉपिक पे आपने परसेंटेज किया है, उसी के आप क्वेश्चन साथ-साथ लगाइए। ऐसे ही एडवांस में आपने ज्योमेट्री पढ़ा है तो उसके क्वेश्चन्स हर रोज़ डेली लगाइए। 2-3 बार पढ़ने के बाद जब आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप अपने जो भी बुक है प्रीवियस ईयर उसको ले सकते हैं। आप 100-100, 50-50 जितना भी आपके पास टाइम हो डेली बेसिस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात रही जीएस की, तो जीएस के लिए मैंने क्राउन पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वहीं से अपना जीके कंप्लीट किया था एंड मैंने करंट अफेयर्स किए थे उसके अलावा एंड स्टैटिक जीके के जो भी टॉपिक होते हैं वो मैंने यूट्यूब से ही किए थे।
तो आप लोग जिस भी बुक में अरिहंत की बुक आती है, क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है, आजकल तो परमार सर की बुक भी है जो बहुत ही अच्छी है। तो आप लोग जिनकी भी बुक पढ़ने में कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं है कि आज जो भी ट्रेंड में है आप उनकी बुक लीजिए। जिस भी बुक से आपको समझ में अच्छे से आता है, आप उनकी बुक से पढ़िए। और अगर आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीएस या रीज़निंग जिस भी चीज़ के लिए आपको डाउट है कि मुझे किस टीचर से पढ़ना चाहिए, तो मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताती हूँ कि आप एक टॉपिक उठा लीजिए। जैसे मैथ्स की बात करें तो आपने उठा लिया परसेंटेज। आप परसेंटेज को 2 या 3 टीचर से पढ़ के देखिए। जिस भी टीचर का आप अच्छे से रिटेन कर पा रहे हैं, आप अच्छे से रिमेंबर कर पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, वही टीचर आप लोगों के लिए बना है। आपको उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसे ही हर बुक में होता है। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं जीएस, अगर आप जिस बुक में कंफर्टेबल हैं, जिसको अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, याद रख पा रहे हैं, आप उसी बुक से कंटिन्यू करिए। एंड इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ मेजर गलतियाँ बता देती हूँ, जो मैंने करी थी। हो सकता है आप लोग भी कर रहे हो। मैंने इनको रियलाइज़ करने में काफ़ी टाइम लगा दिया था, तो मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था। इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। सबसे पहली मल्टीपल सोर्सेज़ के पीछे नहीं भागना है। स्टार्टिंग के टाइम से मैंने भी यही किया कि कुछ बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, आजकल तो ये ट्रेंड में है, मैंने जो बुक पढ़ रही हूँ उसको छोड़ के उनके पीछे लग गई। फिर 2-3 महीने बाद कुछ नई बुक पता चलती है, उसके पीछे हो लेते हैं। तो आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मल्टीपल सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है, आपने एक ही सोर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। इससे आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को बहुत कुछ विज़नरी तरीके से भी चीज़ें याद रहने लग जाती हैं। दूसरी जो मेजर चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को कितना भी डर लगे मैथ से, जीएस से, जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, वो चीज़ आपको सुबह उठते ही अपनी बुक अपने जो जो भी नोट्स हैं या जो भी चीज़ जिनसे भी आप पढ़ते हैं, वो रिवाइज़ कर लेनी है। कई बार हम लोगों का ये तरीका होता है कि नहीं ये तो सबसे मुश्किल काम है, इसको मैं लास्ट के लिए बचा लेता हूँ, वो लास्ट कभी नहीं आता है। मेरे को मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लगता था, तो मैं क्या करती थी कि ट्रिग्नोमेट्री को मैं एग्ज़ाम की डेट्स आ जाएँगी तब करूँगी। और तब उस टाइम पे हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल इतना प्रेशर होता है ना कि हम लोग जो चीज़ हमें शायद स्टार्टिंग में समझ आ जाए, वो बाद में हमें समझ भी नहीं आती है। इसलिए जो भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती है, आपको वो चीज़ सबसे पहले कंप्लीट करनी है। और तीसरी बात ये है कि आप बहुत से डाउट आते हैं कि दीदी घर से तैयारी करनी है, लाइब्रेरी जॉइन करनी है। मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले कोचिंग जॉइन की थी, हालाँकि वो मैंने बीच में छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद मैंने लाइब्रेरी जॉइन कर ली थी। मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ती थी। लाइब्रेरी में पढ़ने घर पे भी पढ़ाई हो सकती है, अगर आपके घर पे पढ़ाई का माहौल है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो घर पे भी पढ़ाई हो सकती है। अदरवाइज़ मैं पीजी में रहती थी, वहाँ बहुत डिस्टर्बेंस था, इसलिए मैंने लाइब्रेरी जॉइन कर ली थी। लाइब्रेरी जॉइन करने से आपको एक तो पता चलता रहता है कि क्या कॉम्पिटिशन है, बच्चा कितना पढ़ रहे हैं। घर पे हम अकेले होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा कॉम्पिटिशन किनसे है, कितना बच्चा पढ़ रहे हैं और बाकी बच्चों को पढ़ते देख के हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, अगर आप अकेले घर पे पढ़ रहे होते हो, तो उसको सॉल्व करने वाला कोई नहीं होता। लाइब्रेरी जाते हैं तो आप लोगों को मोटिवेशन रहता है कि हम लोग साथ मिलकर इसको अटेम्प्ट करेंगे, देखते हैं कि आपको कितना आता है, मुझे कितना आता है, मुझे कुछ डाउट है तो वो आप मेरे क्लियर कर सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट होते हैं लाइब्रेरी के। उसके बाद गाँव से या ऑनलाइन या ऑफ़लाइन कोचिंग तो आजकल दोनों ही बराबर हैं। आप लोग चाहें तो ऑफ़लाइन भी ले सकते हैं। अगर आप लोग घर से करना चाहते हैं तो घर से भी ऑनलाइन कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, आप घर से भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद और गलतियों में ये है कि रिवीज़न ना करना सबसे बड़ी गलती होती है। जब आपके एग्ज़ाम की डेट्स आ जाती हैं, तो आपको 20 दिन पहले ही रिवीज़न पे पूरा ध्यान देना है। 20 दिन पहले आपको कोई नई चीज़ नहीं उठानी है, कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है, आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है। और जो अब बेस्ट तरीके हैं, बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो जो सबसे पहली है, वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको कल करेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे, ये जो तरीका है ये सबसे डेंजरस होता है हमारी तैयारी के लिए और उसके चक्कर में हम उस चीज़ को कभी नहीं करते। तो मैं क्या करती थी, मैं रोज़ रात को सोने से पहले ही कल जो मैं पढ़ने वाली हूँ, कल जो-जो काम मुझे करने हैं, वो आदत मैं आज भी अपने ऊपर उसको कंटिन्यू करती हूँ। तो आप लोगों को जो भी कल पढ़ना है उसको आप रात को सोने से पहले 5 ही मिनट लगते हैं, आप उनको नोट डाउन कर लें। एक डायरी बना लें, नोटबुक बना लें, जिसमें भी आप सोल्व करते हैं, उसमें एक लिख लें कि कल ये डेट है एंड कल मुझे इस सब्जेक्ट का ये कंप्लीट करना है, इस सब्जेक्ट का ये कंप्लीट करना है। छोटे-छोटे टारगेट्स बनाएँ, बहुत बड़े और अनरियलिस्टिक टारगेट ना बनाएँ।
छोटे-छोटे टारगेट्स बनाएँ एंड उनको लिखें, और जब आप उनको कंप्लीट करने के बाद जो टिक लगाते हैं, जिससे जो मेंटल सैटिस्फैक्शन मिलता है, उससे आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड ये चीज़ मेरे पे बहुत डाउट आते हैं कि दीदी हम इस चीज़ को कैसे ओवरकम करें? हमारा रील्स में टाइम वेस्ट हो जाता है, हमारा यूट्यूब में टाइम वेस्ट हो जाता है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमें समझ नहीं आता। तो जो सुबह उठ के 1 घंटे का मेंटल प्रेशर होता है कि आज मुझे क्या पढ़ना है, वो सब रात को सोने से पहले 5 मिनट में आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सजेशन मेरा यही है कि आप रात को सोने से पहले आप लोगों को अगले दिन क्या पढ़ना है, वो आप लोग नोट डाउन कर लें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सजेशन है, वो ये है कि आप हफ्ते में सातों दिन ना पढ़ें, पढ़ाई के को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें, और सिलेक्शन एक सिलेक्शन है, ये आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुआ तो आप डिप्रेशन में चले जाएँगे। आप अगली बार फिर उठ के दोबारा से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो लकी होते हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता है। वो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता, जिनको 3-4 अटेम्प्ट लग जाते हैं, मुझे भी 3-4 अटेम्प्ट लगे थे। एंड आज मैं ये बात यूट्यूब पे बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने 5-6 अटेम्प्ट दिए होते हैं, बट अनफॉर्च्यूनेटली उनका नहीं हो पाता। उन लोगों को हो सकता है मेरे से भी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, वो आप लोगों को मेरे से भी अच्छे से समझा पाएँ, बट मैं सिलेक्शन हो गया है तो मेरी जो भी पीछे का है वो दिख जाता है कि हाँ, सफल हो गया, बट जो लोग नहीं हुए उनका नहीं दिखता। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसको एक बहुत बड़ी चीज़ ना मान के चलें। अगर आपका नहीं भी हुआ है तो आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे मेन बात ये है, रिवीज़न आप लोगों को टाइम टू टाइम करना है। सातों दिन नहीं पढ़ना है आपको, 5 दिन हफ्ते में पढ़ना है। छठे दिन अपना रिवीज़न के लिए रखना है, और 7वाँ दिन है वो उस दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप लोगों को पढ़ने का मन है, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अच्छी बात है। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो थक जाते हैं और एक हमारी रूटीन से हम बोर हो जाते हैं। उससे बचने के लिए आप सातों दिन ना पढ़ें, 1 दिन अपना रेस्ट रखें। हो सकता है संडे रख लीजिए, बीच में कोई दिन रख लीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को हफ्ते में आपने कल के लिए कुछ टारगेट बनाया, बट कुछ पर्सनल काम आ गए जिसकी वजह से आप वो नहीं कर पाए, तो आप उसको संडे के दिन या जो भी आपने रेस्ट डे रखा है उसके दिन कर सकते हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट तरीका है वो मैं बताने वाली हूँ आपको, वो ये है कि रिवीजन डे के दिन आप लोगों ने पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन करिए। और मैथ्स के लिए तो जितने भी फॉर्मूलाज़ आप पढ़ते जाते हैं, उनको एक साथ नोट डाउन कर लीजिए, एंड उनका रिवीजन मस्ट है। सैटरडे को या जो भी दिन आप अपना रिवीजन का रख रहे हैं, उस दिन आप ये सब चीज़ें, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप नोट डाउन करते हैं, उसका रिवीजन करना बिल्कुल भी ना भूलें। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, और ये सबसे इससे आप लोगों ने जो भी पढ़ा है एटलीस्ट आप वो रिवाइज़ कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी की मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स सब अपने अपने तरीके से बताते हैं, बट जो मैंने अप्लाई किया था वो ये था कि मैंने पहले से पढ़ना नहीं स्टार्ट किया था, क्योंकि करंट अफेयर्स में उतना आउटपुट हमें नहीं मिलता है। तो जितना हम उसमें टाइम लगा देते हैं और पता चलता है कि 2022 से आ गया, 2025 चल रही है, 2022 से क्वेश्चन आ गया। तो इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम करंट अफेयर्स में नहीं लगाया था। जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, उससे 1 महीना बच जाता है, तब मैंने करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट किया था। मैं वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ देखती थी एंड उन्हीं को बार-बार रिवाइज़ करती थी। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों के पास बहुत टाइम है, तो आप अपनी डेली वाली जो जीके की करंट अफेयर्स की वीडियोज़ आती हैं, उनको देख सकते हैं, एंड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे वो नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद एक नोट्स की बात आती है कि हमें नोट्स बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। तो मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, मैं बुक में ही हाइलाइट कर लेती थी, एंड बुक में स्पेस होता है या जो स्टिकी नोट्स आते हैं, मुझे कुछ भी इम्पोर्टेंट लगता था तो मैं उस पे नोट डाउन कर लेती थी, एंड फिर उसका बार-बार रिवीजन करती थी। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हालाँकि अब प्री का तो सेम ही है, मेंस भी अब सेम ही है, तो अब टाइम बहुत मेजर रोल प्ले करता है। उस टाइम पे इंग्लिश का अलग होता था एंड मैथ्स का अलग होता था 2 घंटे, लेकिन अब मेंस में सारा टाइम आप लोगों सेक्शनल टाइम जो है वो आप लोगों को मैथ्स एंड रीज़निंग का अलग-अलग नहीं मिलता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग रीज़निंग का अपना अच्छे से प्रैक्टिस करके रीज़निंग का टाइम बचा के मैथ्स में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिन लोगों की रीज़निंग अच्छी होती है, वो लोग क्या करते हैं, रीज़निंग को अपने फटाफट 15 मैं क्या करती थी, मैं 13 से 15 मिनट में अपनी रीज़निंग कंप्लीट कर लेती थी 2 राउंड्स में। पहले राउंड में मैं सिर्फ वही क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करती थी जो मुझे आ रहे हैं। दूसरे राउंड में जो मैंने छोड़ दिए थे दोबारा के लिए, मैं उनको अटेम्प्ट करती थी, और 13 से 15 मिनट में मैं रीज़निंग के अपने 30 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर लेती थी। और जो बाकी बचा हुआ टाइम है वो आप मैथ्स को दे सकते हैं। तो जब आपका पेपर एकदम पास आ जाए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग टाइमर लगा के रीज़निंग एंड मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जब आपके पास बहुत
बहुत टाइम होता है, अभी आपके जैसे 5-6 महीने बचे हुए हैं, 2-3 महीने बचे हुए हैं, तो आप अपना नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपको 100 क्वेश्चन अरिथमेटिक के सुबह करने हैं, 100 क्वेश्चन एडवांस के शाम को करने हैं, वो आप अपनी स्पीड पे कर सकते हैं। लेकिन जब पेपर बहुत पास आ जाता है, तो आप लोग टाइमर लगा के उस चीज़ को करिए, ताकि जो टाइम का प्रेशर है, वो भी आपके माइंड में रहे और एग्ज़ाम में आपको एकदम नया फ़ील ना हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप उस चीज़ के लिए एक थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेता है माइंड कि हाँ, मेरे को टाइम बाउंड मैनर में ही ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। और और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या कुछ चीज़ें मेरे से मिस हो गई हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रही हैं, वो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कर्मचारी क्रॉनिकल्स और मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हैं। जितना भी हो पाएगा मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी, उन कमेंट्स का रिप्लाई करने का अगले वीडियो में ट्राई करूँगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, आप लोगों को अच्छी लगे और ये बहुत ही एक रो वीडियो है, इसमें मैंने कुछ भी एक्ज़ैगरेट करके नहीं बताया है कि आपको इतना ऐसा करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। जो गलतियाँ मैंने की या जो एडवाइसेज़ मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, जो हेल्पफुल रही मुझे, मैंने वही सब आप लोगों को बताया है। ऐसे ही आगे और वीडियोज़ देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड अगर फिर भी कुछ और रिव्यूज़ आप लोग मुझे देना चाहते हैं कि कैसे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।